रुख इस वक्त की बड़ी खबर का करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सीसी की अहम बैठक आज। कांग्रेस दफ्तर में आज ये बैठक होने जा रही है। अमेठी रायबरेली की 2 सीटों को लेकर चर्चा होगी। अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, सोर्सेज के हवाले से खबर। और खबर ये भी है कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। देखिए, पहले चरण में जो एक उम्मीद कांग्रेस को जागी है, उसके बाद से लगातार सोर्सेज के हवाले से यह सूचना मिल रही है कि रायबरेली और अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। पिछली बार अमेठी का चुनाव राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे। और उसके बाद अगर बात की जाए रायबरेली की, तो रायबरेली सोनिया गांधी पिछली बार चुनाव लड़ी यहां से, लेकिन इस बार क्योंकि राज्यसभा सांसद के तौर पर वो संसद पहुंची हैं, तो ऐसे में रायबरेली की सीट पर भी लगातार ये सवाल बना हुआ था कि आखिर कौन इस सीट से चुनावी मैदान में उतरेगा। कयास लग रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। और अभी सोर्सेज के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि आज जो सीसी की बैठक होगी, सीसी की बैठक में अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा होगी। और उसके बाद माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका के नाम पर मुहर लग सकती है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका रायबरेली से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी कांग्रेस को लेकर। अमेठी रायबरेली कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग सीट मानी जाती है। पिछली बार अमेठी हाथ से निकल गई, रायबरेली से सोनिया गांधी जीती थी। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। म्यांमार विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में बरसाए गए हैं बम। बड़ी जानकारी मिल रही है। सेना ने किया हवाई हमला। हमले में 4 की मौत की खबर है, 15 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। विद्रोहियों के नियंत्रण वाला इलाका है जहां पर बम बरसाए गए हैं। सेना ने हवाई हमला यहां पर किया है। हमले में 4 की मौत की खबर है और 15 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मिड़ंत शहर की तस्वीरें हैं जहां पर एक अस्पताल पर हमला हुआ है। सेना ने यहां पर हवाई हमला किया है और इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। 4 की मौत हो गई है, 15 अन्य घायल है, ये जानकारी मिल रही है। तो एक अस्पताल पर हमला हुआ है और ये ड्रोन की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान की खुली पोल, मसूद अजहर ने खुलेआम वापसी का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर लॉन्च कर दिया है। हर रोज समर्थकों के सवालों का वो जवाब देगा। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खुलते हुए नजर आ रही है। पूजा, देखिए, जाहिर तौर पर मसूद अजहर ने खुलेआम वापसी का ऐलान कर दिया है। ये पाकिस्तान की पोल इसी को माना जा रहा है कि खुली है। सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर तक लॉन्च कर दिया है। हर रोज समर्थकों के सवालों के जवाब देगा। तो ये जाहिर तौर पर एक तरफ जहां पाकिस्तान ये कहता हुआ नजर आता है कि आतंकी उसके यहाँ पनाह नहीं लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ जिनको वो आतंकी तक नहीं मानता, वो कैसे भारत के खिलाफ में साजिश करते हैं, कैसे भारत के खिलाफ में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उनको बरगलाने का काम करते हैं, कैसे खुलेआम अब ये सब कुछ हो रहा है। इसी के जरिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पोल खुली है। क्योंकि आप देखिए, यहाँ हर रोज समर्थकों से बात करने की बात कर रहा है मसूद अजहर। इतना ही नहीं, खुलेआम नंबर जारी कर रहा है कि वो इस पर लोगों से कनेक्ट होगा, बात करेगा। सोशल मीडिया पर उसने अपना नंबर तक जारी किया और हर रोज समर्थकों के साथ में कनेक्ट होने की बात वो कर रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। और शहीद भगत सिंह को शादमान चौक का नाम लाहौर हाईकोर्ट से मांगा समय। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने समय मांगा है और 7 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शहीद भगत सिंह को शादमान चौक नाम हो, ये पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने इसे लेकर समय मांगा कोर्ट से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे और खबरों की। सिर न ढकने वाली महिलाओं पर ईरान सख्त है। कई महिलाओं को लिया गया हिरासत में। यूएन ने जताई चिंता। जल्लादों वाले हैं नियम, नियम नहीं मानने पर कोड़े मारने का प्रावधान है। देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ये मसला उठा हो। लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रही हैं और इससे पहले भी इसको लेकर महिलाओं के कई प्रोटेस्ट होते रहे। अब सर न ढकने वाली महिलाओं पर ईरान सख्त है। अगर कोई नियम नहीं मानता, यानी अगर कोई महिला बिना सर ढके निकल रही है, तो उसको कोड़े बरसाए जाते हैं। कोड़े बरसाने का प्रावधान है। कई महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया और यूएन ने चिंता जताई है और कहा है कि जल्लादों वाले हैं नियम, नियम नहीं मानने पर क्योंकि कोड़े मारने का प्रावधान है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। हिमाचल उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तय कर लिए हैं उम्मीदवार। 3 नामों की सूची जारी कर दी गई है। सुजानपुर से रंजीत सिंह राणा होंगे चुनावी मैदान में। गगरेट से राकेश कालिया और कुटलेहर से विवेक शर्मा होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। तो
तो ये बड़ी जानकारी है हिमाचल उपचुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार तय कर ली है, लिस्ट भी ये जारी हो गई है और तीनों नामों की सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, कुटलैहड़ से विवेक शर्मा, राकेश कालिया को गगरेट से टिकट मिला है जो कि कांगड़ा में, और इसके अलावा आपको लगातार 3 नामों की सूची हम फिलहाल बता रहे हैं उपचुनाव हिमाचल में। और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार फिलहाल तय कर दिए और इसी को लेकर एक तरफ जहाँ लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर आपने देखा ये मंडी हॉट सीट बनी है और हमीरपुर भी हॉट सीट है, लेकिन अब उपचुनावों को लेकर भी सियासत काफ़ी ज़्यादा प्रदेश में गर्माती जा रही है और इसी से जुड़ी हुई खबर इस वक्त हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। कैप्टन रंजीत सिंह राणा को भी सुजानपुर से टिकट मिला और दूसरी तरफ जो बागी विधायक थे पहले वाले राजेंद्र राणा, वो भी चुनावी रण में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार आगे बढ़ते सी ममता बनर्जी ने डांस किया। उनकी वीडियो लगातार वायरल होती ही है। अमूमन हमने देखा है कलाकारों के साथ वो नृत्य करते हुए नजर आती हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन कुछ लोकल कलाकार जिनके साथ मंच साझा कर रहे हैं ममता बनर्जी, और देखिए ताल से ताल मिलाते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। तो ममता बनर्जी के इस नृत्य की काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार हमने ममता बनर्जी को कलाकारों के साथ थिरकते हुए देखा ही है। जब भी इस तरह का आयोजन किया जाता है तो जो लोकल कलाकार होते हैं उनके साथ थिरकते हुए ममता बनर्जी नजर आती है, उनके साथ ताल में ताल मिलाते हुए हमने उनको देखा ही। एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मेदिनीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कलाकारों के साथ ममता बनर्जी ने किया है डांस। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल पर तीखी टिप्पणी की है और दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। कि हाईकोर्ट का टिप्पणी, जो हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई केजरीवाल को लेकर, वो आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, हाईकोर्ट ने कहा है, और केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। केजरीवाल ने निजी हित को प्राथमिकता दी है। दिल्ली हाईकोर्ट का स्टेटमेंट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को भी फटकार लगाई है। छात्रों को किताबें उपलब्ध न कराने के मामले में फटकार लगाई है। और देखिए, इसे लेकर आपको बताते चले कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के 2 लाख से अधिक स्टूडेंट को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कर पाने को लेकर फटकार लगाई है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। पूजा, देखिए, बिल्कुल मेरे पास अखबार है अमर उजाला, और अमर उजाला में हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जिस तरीके से फटकार दिल्ली सरकार की लगाई है, उसी को लेकर पूरा का पूरा जो मामला है उसको विस्तार से बताया गया है। मामला शुरू होता है तब जब एमसीडी के स्कूल के जो बच्चे हैं उनको किताबें नहीं मिलती हैं, और देखिए छात्रों की दुर्दशा पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मंत्री। ये हाईकोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी है। और मामले की देखिए अगर बात करते हैं, सोशल ज्यूरिस्ट नामक एक संगठन ने जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर की थी और ये मुद्दा उठाया कि एमसीडी स्कूलों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही हैं और एमसीडी में गतिरोध के चलते बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। आयुक्त ने पीठ को बताया था कि करीब 2 लाख छात्रों के पास में कोई बैंक खाता नहीं है, कोई वर्दी नहीं है, इसलिए इन छात्रों को स्टेशनरी की जो प्रतिपूर्तियां नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, वर्दी और स्कूल बैग के वितरण न होने का एक प्रमुख कारण स्थायी समितियों का गठन न होना है और केवल स्थायी समिति के पास ही 5 करोड़ से ज्यादा मूल्य के अनुबंध देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र हैं। इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर टिप्पणी की है। और देखिए, अब इसके अलावा जो एक और जो अहम टिप्पणी जिसका जिक्र जरूर यहाँ पर देखिए अखबार की ओर से किया गया है, और वो ये खास तौर पर कि ये सत्ता का अहंकार है। पीठ ने कहा कि आपकी रुचि सिर्फ सत्ता में है, ये सत्ता का सर्वोच्च अहंकार है। पीठ ने कहा हमारी हिम्मत को कम मत आंकिए, आप बच्चों को एक व्यापारिक बिंदु के रूप में रख रहे हैं और हमारे लिए व्यापारिक वस्तु नहीं है। उन्होंने कहा मामले में दिल्ली सरकार का रुख इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दिल्ली में चीजें बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग
हर प्रमुख पहलू पर है। तो ये कुल मिलाकर हाईकोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी रही। और ये मामला देखिए आज से नहीं उठा, पिछली बार भी सुनवाई के दौरान में कोर्ट की ओर से काफी तल्ख टिप्पणी की गई थी और इस बार भी तल्ख टिप्पणी की गई है। 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में दिल्ली सरकार की नाकामी के मामले में ही सुनवाई के दौरान में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है। और देखिए शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के आचरण पर भी टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की दुर्दशा पर अपनी आंखें मूंद ली है, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कहा कि वो आदेश में सौरभ भारद्वाज का नाम भी डालेंगे। तो ये मामला काफी ज्यादा अब चर्चा में है और एक बड़ी वजह यह भी है कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी वहां पर भुनाना शुरू कर दिया है और हमला बोलना शुरू कर दिया है इसी मसले को लेकर। आगे बढ़ते हुए शराब घोटाले की बात करेंगे। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। देखिए संजय सिंह के बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल को उनको एक उम्मीद जागी कि अब उनके लिए भी राहत के रास्ते खुले हैं, लेकिन अभी तक कोई राहत मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। साल भर से ज्यादा हो चुका है सलाखों के पीछे मनीष सिसोदिया और अभी भी उन्हें 8 मई तक तो कम से कम कोई राहत नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया मनीष सिसोदिया को। इस दौरान इस मामले में दूसरी जमानत याचिका दायर की है जिस पर कोर्ट अब 30 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी को आधार बनाते हुए जमानत देने की मांग की है, जबकि सीबीआई और ईडी के अधिकारियों का आरोप है कि देरी आरोपियों की ओर से की जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिलहाल अब जो अगले मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है, फैसला 30 अप्रैल को सामने आएगा। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। 8 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि दरअसल खत्म हो रही थी, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और अब दूसरे मामले में अगली याचिका दायर की गई है, उसमें सुनवाई अब 30 अप्रैल को होनी है। आगे बढ़ेंगे, बात बंगाल की होगी। संदेश खाली में एनएसजी का सर्च ऑपरेशन, एनएसजी की टीम कर रही है छापेमारी। शाहजहां शेख के करीबियों पर यह छापेमारी चल रही है। दरअसल एनएसजी टीम ने बरामद की है कई विदेशी राइफल्स और अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। शाहजहां शेख के जितने भी करीबी हैं, जितने उसके रिश्तेदार हैं, वो सब अब छापेमारी के दायरे में आ रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शाहजहां शेख के करीबियों पर छापेमारी के दौरान आपको बता दें एनएसजी की टीम ने कई विदेशी राइफल्स भी बरामद किए। उसके बाद से छापेमारी का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और हो सकता है कि जितने और भी करीबी हों या रिश्तेदार हों या जितने भी उसके जानने वाले हैं, सब अब इस छापेमारी के दायरे में आ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। ये जो अगली बड़ी खबर है दरअसल ये पंजाब से जुड़ी हुई। वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल जेल से चुनाव लड़ेगा। अमृतपाल के वकील ने खुलासा फिलहाल किया है। खडूर साहिब से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी फिलहाल वो कर रहा है। अमृतपाल से जुड़ी हुई खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जेल में इस वक्त वो बंद है और जेल से चुनाव लड़ने की खबरें, क्योंकि जो वकील है अमृतपाल का, उसकी तरफ से बात कही गई है कि उसने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फिलहाल फैसला किया है। तो यानी कि बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसका जिक्र आज एक छोटे से कॉलम में फिलहाल पंजाब के सेक्शन को लेकर के दिया हर अखबार में। कभी नक्सलियों के डर से मतदान नहीं करते थे लोग। नक्सलगढ़ में अब जमकर वोटिंग हो रही है। ड्रोन और फोर्स भी तैनात रही। तो देखिए नक्सल इलाका जहां पर लोगों में एक खौफ था और इस वजह से लोग वोटिंग नहीं करते थे, लेकिन अब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और इस बीच वोटिंग परसेंटेज भी लगातार अब नक्सल जो इलाका है, नक्सली एरिया है, वहां पर लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारामूला से खबर है, सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और इसी को लेकर ये पूरी जानकारी भी साझा की गई। कश्मीर जोन पुलिस की ओर से बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया। कश्मीर जोन पुलिस ने ये जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। तो 2 आतंकी ढेर होने की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने इस सफलता की जानकारी दी है। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में आगे की जांच की मांग वाली बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी को आपको बता दें खारिज यहां पर कर दिया है। आगे नहीं होगी इस पूरे मामले में जांच, अब आरोप तय होंगे।
7 मई को अब इस पर आदेश आ सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है। बृजभूषण की जांच की मांग वाली अर्जी जिसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश के लिए 7 मई की तारीख अब तय की है। आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट खबर जिसका फ्रंट पेज पे जिक्र किया गया है। दैनिक जागरण इस वक्त मेरे पास। वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बैलेट पेपर की मांग को लेकर सभी मांग खारिज की। ईवीएम से ही मतदान होगा, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। हेडलाइन है ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं होगा, बैलेट पेपर भी नहीं लौटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज की और कहा अनावश्यक संदेश से प्रगति में आती है बाधा। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं वो आपको बता देते हैं फटाफट से। 2 निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं में की गई मूल मांग को तो ठुकरा ही दिया, फिर भी व्यवस्थाओं में और सुधार के उपाय करते हुए जो निर्देश दिए गए हैं, कोर्ट ने साफ किया कि वो इसलिए 2 निर्देश नहीं दे रहा है कि उसे किसी तरह का संदेह है, वो सिर्फ चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए निर्देश जारी कर रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 1 मई 2024 या इसके बाद वीवीपैट में सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करके एक कंटेनर में सुरक्षित रख दिया जाएगा। और दूसरा, कोर्ट ने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर प्रत्याशी की ओर से छेड़छाड़ या बदलाव की लिखित शिकायत देने और अनुरोध करने पर प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की 5% ईवीएम और वीवीपैट की बर्न मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर की जांच ईवीएम निर्माता कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा दी जाएगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैसले फिलहाल कोर्ट की तरफ से दिए गए और इसी का जिक्र इसके साथ साथ किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बैलेट पेपर लूटने वालों के सपने टूटे और उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र की फिलहाल ये जीत है। तो दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर ही इस खबर को लेकर बताया गया और सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी जो कल की गई उसका जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। नोटा पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मांगा जवाब और शिव खेड़ा ने दायर की है याचिका। नोटा से कम वोट मिलने पर चुनाव लड़ने पर रोक और नोटा को ज्यादा वोट मिलने पर रद्द हो चुनाव। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। नोटा पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आपको बताते चले कि जवाब मांगा है। तो देखिए, नोटा पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया और आगे बढ़ते हुए बात होगी नए संसद भवन की सुरक्षा को लेकर। आपको याद होगा, नए संसद भवन की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया था उसके बाद से लगातार अब एहतियात बरते जा रहे हैं और सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। एनएसजी कमांडो शामिल हुए, हेलीकॉप्टर के जरिए छत पर कमांडो उतरे, एक मॉक ड्रिल किया गया। आपको याद होगा कि जो पुरानी संसद थी, संसद पर हुए हमले के बाद से लगातार अब ये प्रयास होते रहे किस तरह की मॉक ड्रिल्स की जाए, इस तरह की जब भी सिचुएशन हो तो कैसे उसके साथ डील किया जाए, सुरक्षा को लेकर इंतजाम किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसको लेकर एनएसजी कमांडो शामिल हुए। ये संसद भवन, नए संसद भवन की सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब हेलीकॉप्टर के जरिए छत पर यहाँ कमांडोज को लैंड किया गया और एनएसजी कमांडो शामिल हुए। किस तरह से एनएसजी कमांडो पूरा मोर्चा संभालेंगे, हेलीकॉप्टर से कैसे उतरेंगे, तो इसी को लेकर ये पूरा का पूरा मॉक ड्रिल जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एनएसजी कमांडो भी इसमें शामिल हुए और हेलीकॉप्टर के जरिए जो कमांडोज थे वो उसकी छत पर उतरे। तो नए संसद भवन में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर से जो एनएसजी कमांडोज हैं वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। संसद पर हुए हमले के बाद फिर नई संसद में जो सुरक्षा में चूक की बात सामने आई, उसके बाद से जाहिर तौर पर ये मॉक ड्रिल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं संसद भवन की सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी ने शुक्रवार को मॉक ड्रिल किया। इस ड्रिल में एनएसजी के कमांडो और हेलीकॉप्टर शामिल रहे। पिछले साल दिसंबर में संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी जब 2 लोग सदन के भीतर घुस गए थे और स्मोक गैस का इस्तेमाल हुआ था। इससे सदन के भीतर धुआं फैल गया था। हेलीकॉप्टर से सदन की छत पर कमांडोज उतरे। एनएसजी ने शुक्रवार को ही संसद भवन को लेकर मॉक ड्रिल किया और हेलीकॉप्टर एनएसजी कमांडो ने इसमें हिस्सा लिया और हेलीकॉप्टर से एयर सर्वे भी कराया गया। मॉक ड्रिल के दौरान दिल्ली पुलिस भारी सुरक्षा में तैनात रही। ये मॉक ड्रिल 4 बजे शुरू हुई और लगभग 15 मिनट तक चली। वीडियो में एनएसजी कमांडो को रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर से संसद की छत पर उतरते हुए देखा भी जा सकता है। पिछले साल ही 13 दिसंबर की वो तारीख जब देश की संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी थी और उसी दिन संसद में 2 लोग घुसे। विजिटर पास से घुसे दोनों युवक विजिटर्स गैलरी से कूदकर सीधे सदन में पहुंचे थे और उसके बाद अपने जूतों में छिपा कर लाए स्मोक गैस का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से सदन में धुआं फैल गया था। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इन 2 युवकों की पहचान हालांकि लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा और मैसूर के रहने वाले मनोरंजन डी के रूप में हुई थी। दोनों युवक बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा की सिफारिश के पर पास लेकर संसद की कार्रवाई देखने के लिए घुसे थे। तो अब ये जानकारी फिलहाल देख रहे हैं आप कि अब ये सुरक्षा में चूक और संसद पर हुए हमले के बाद
ये मॉक ड्रिल एनएसजी ने की है, जिसमें जो कमांडोज हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए उतरते हुए नजर आ रहे हैं।